हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एनक्रेक नर्सिंग क्लासेस। एनक्रेक हमारी कोचिंग प्रोवाइड करवा रही है फ्री क्रैश कोर्स, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स, फ्री मेंटोरशिप। हमसे जुड़ने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट पे जाके हमारी एप्लीकेशंस को लॉग इन कीजिए। आप डायरेक्टली क्रोम पे जाके भी लॉग इन कर सकते हैं, जहां आपको यूज करना होगा हमारा कूपन कोड NCRACK100, जिससे कि आपको 100% ऑफ मिलेगा क्रैश कोर्स पे, टेस्ट सीरीज पे एंड फ्री लेक्चर पे एंड मेंटोरशिप पे। यहाँ पे हमने ध्यान दिया है मेंटोरशिप पे। अगर आपको हमारी मेंटोरशिप चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हाय मेंटोर। मेंटोरशिप से आपकी प्रिपरेशन जो है उसको एक न्यू गाइडेंस मिलेगा। आज ही रजिस्टर कीजिए हमारे एप्लीकेशन को एनक्रेक को। स्टार्ट करते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के PYQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? सिगमंड फ्रूड, विल्हेम वुंड, एरिक्सन, यूगो सैलेटी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एंड डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन है। फाउंडर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी इन चारों में से कौन है? आंसर कीजिए। अब टू बी ऑनेस्ट, हम जब भी साइकेट्रिक पढ़ते, साइकोलॉजी पढ़ते हैं और हमें सबसे पहला ही ऑप्शन दिया जाता है सिगमंड फ्रॉइड, 90% लोग इसी को ही राइट करके आएंगे, क्योंकि हमें तो तुक्का भी तो लगाना होता है ना, जब कुछ समझ में नहीं आता है तो यही आंसर होगा। और जो भी सिगमंड फ्रूड करके आएगा वो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। सिगमंड फ्रूड जो है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, नॉट मॉडर्न साइकोलॉजी। एंड इनको फादर ऑफ साइको एनालिटिक भी बोलते हैं। इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में भी हमें बताया है। सबसे पहले इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में एक्सप्लेन किया है। सिगमंड फ्रूड है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी है, फादर ऑफ एनालिटिक है, डिफेंस मैकेनिज्म है, जिन्होंने फर्स्टली एक्सप्लेन किया था डिफेंस मैकेनिज्म को, एंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था। क्वेश्चन में हमें पूछा है मॉडर्न साइकोलॉजी, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। सेकेंड है विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड होते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। इन्होंने बताया था इंट्रोसेप्शन के बारे में। अब थोड़ा सा देखते हैं इंट्रोसेप्शन होता क्या है। हम सबने पहले ही पढ़ रखा है कि इंट्रोसेप्शन होता क्या है। इंट्रो का मतलब विद इन। जब भी हम सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं खुद को, उसको बोलते हैं इंट्रोसेप्शन। समटाइम इंट्रोसेप्शन का यूज किया जाता है साइकोथेरेपी में। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इंट्रोसेप्शन को। जैसे कि हमने किसी पेशेंट को दिखा दिया एप्पल, और हम उससे पूछेंगे कि उसकी इनर फीलिंग, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एप्पल के रिगार्डिंग क्या है। जैसे मैं बोलूंगी एप्पल को देख के मुझे, उसका रेड कलर को देख के मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है, मेरा उसको खाने का मन कर रहा है, मेरे मन में ये चल रहा है कि ये कितना स्वीट होगा। तो खुद का ऑब्जर्वेशन किसी पर्टिकुलर थिंग को लगा के, या दूसरे एग्जाम्पल से सोचे तो कभी कभी लगता है कि हमारा किसी से झगड़ा हो गया है, तो हम ऑन द स्पॉट बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। देन हमें रियलाइज होता है और हम उसको सेल्फ इवैल्यूएट करते हैं कि मेरी गलती कहाँ थी, सामने वाले की गलती कहाँ थी।
वो सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही इंट्रोसेप्शन है। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम वुंट है, जिन्होंने इंट्रोसेप्शन के बारे में बताया। एरिक एरिक्सन हम पहले ही पढ़ चुके। फादर ऑफ तो नहीं बोलूंगी मैं इन्हें, इन्होंने थ्योरी दी थी साइकोसोशल, जिसके अंदर एक चाइल्ड कैसे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, कैसे कन्वे होता है, ये बताया था। और लास्ट ऑप्शन है यूगो सेरलेटी। यूगो सेरलेटी इन्होंने बनाया था ईसीटी, जिसको हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसको बनाने का मेन काम था, इन्वेटर जो थे, आइडिया जो था वो इन भाई साहब का था। 1938 में फर्स्ट टाइम ईसीटी का यूज किया गया था। सो इसका राइट आंसर है सिगमंड फ्रूड, नहीं विलियम वुंट। आई होप याद रहेगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेमोरी डिसऑर्डर द अफेक्ट ओल्डर एडल्ट इज। क्वेश्चन पूछ रहा है एक मेमोरी डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है ओल्डर एडल्ट को। ऑप्शन है इंसोम्निया, डिमेंशिया, डिस्निया, डिस्ट्रोफी। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर बी, डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। ओल्डर एडल्ट के बारे में पूछा गया है मेमोरी के रिगार्डिंग डिसऑर्डर, तो ओल्डर एडल्ट में हमने पढ़ा था एल्जाइमर। एल्जाइमर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा ओल्डर एडल्ट में, मेमोरी लॉस का। अनदर ऑप्शन को भी हम पढ़ लेते हैं, इंसोम्निया। सबको पता है लैक ऑफ स्लीप, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है। डिस्निया किसी भी तरह का साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, एक टर्म है जिसका मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। कई कारणों से हो सकती है, या तो कोई मेडिकल कंडीशन हो, या कोई एंशियस हो रहा हो, डिप्रेस्ड हो, तब देखने को मिलता है डिस्निया। डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ होना किसी भी चीज की। मेनली डिस्ट्रॉफी के अंदर आता है एबनॉर्मल ग्रोथ होना, वो भी किसी की, मसल्स की। इसको एक इमेज के थ्रू हम समझेंगे। डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, एबनॉर्मल ग्रोथ या चेंजेस होना। मेनली यहाँ पे हम मसल्स की बात करेंगे। डिस्ट्रॉफी वर्ड आते ही मसल्स माइंड में क्लिक होता है। एबनॉर्मल ग्रोथ और चेंज होना मसल्स में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये नॉर्मल बाइसेप्स है, जिसमें आपको दिख रहा है कि इसका मास सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यही डिस्ट्रॉफी हो जाती है तब ये एकदम, इसका एनलार्जमेंट तो हो रहा है लेकिन मास कम हो गया है। तो डिस्ट्रॉफी का मतलब ही ये होता है एबनॉर्मल ग्रोथ एंड चेंजेस, जो कि मेनली मसल्स में देखने को जाते हैं। इसके अंदर मसल जो होगी वो एनलार्ज होगी और उसका मास जो होगा वो कम देखने को मिलेगा। इसे हम बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मेनली ये चाइल्ड में देखने को जाती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। इसका मेन ये है कि इरिवर्सिबल होती है। हम कितना भी ट्रीटमेंट कर लें, हम सिर्फ इसको सिम्टम से ही क्योर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि चाइल्ड में प्रेजेंट होती है, इरिवर्सिबल होती है, तो एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में जो भी मस्कुलर डीजनरेशन देखने को मिलेगा हमें, वो होगा एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब ये होता है एब्सेंस हो जाना
सॉरी, मसल्स मास एब्सेंस हो जाना, ये एडल्ट में देखने को मिलता है, लेकिन इसको हम क्योर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। इसलिए एट्रोफी बच्चों में नहीं देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है डिस्ट्रॉफी, क्लियर है डिस्ट्रॉफी, ये एक मेडिकल कंडीशन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इसका साइकेट्रिस्ट से कोई सिम्टम नहीं है। इसके अंदर वही एबनॉर्मल ग्रोथ होगा मसल का, या एबनॉर्मल डीजनरेट हो जाएगी मसल। इसके अंदर जो भी है मसल एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन मास नहीं होगा उस मसल के अंदर। चाइल्ड में देखने को मिलती है, बाय बर्थ देखने को मिलती है, इरिवर्सिबल है, सिर्फ ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक हो सकते हैं। यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रोफी का एक एग्जाम्पल है ड्यूचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मेनली चाइल्ड में देखने को मिलेगी। आपने यहाँ चाइल्ड भी देख रखा होगा। जैसा कि मैंने बोला था कि जो भी मसल होगी वो एनलार्ज हो जाएगी, लेकिन मास कम रहेगा उसके अंदर। तो यही है इसके अंदर, इसका मेन साइन होता है गोवर साइन। इसके अंदर कोई बच्चा है जिसकी काफ मसल में ड्यूचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब होता है काफ मसल डिस्ट्रोफाइड हो गई है, जिसके अंदर बच्चा जो है वो नॉर्मल खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो प्रॉपर सपोर्ट लेके, आपने देखा पहले वो पूरे जमीन का सपोर्ट लेगा, फिर उसके हाथ है वो उसके घुटनों पे रखेगा, देन वो खड़ा होगा। मीन्स इसके अंदर मसल मास कम है लेकिन मसल एनलार्ज है। आप देख भी सकते हो काफ मसल एनलार्जमेंट देख रहा है, और गोवर साइन ड्यूचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मेन साइन एंड सिम्टम है। सो ये एग्जांपल है मस्कुलर डिस्ट्रोफी का। जब भी डिस्ट्रोफी नाम आता है हमारे माइंड सेटअप क्लियर होना चाहिए, ये मसल की बात हो रही है और एबनॉर्मल एनलार्जमेंट या डिजनरेशन हुआ है किसी भी मसल का। सो ड्यूचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी नॉर्मली काफ मसल का एनलार्जमेंट है, जिससे बच्चा सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, जमीन का सपोर्ट लेगा, फिर खुद के नी का सपोर्ट लेगा, जिसको हम गोवर सिंड्रोम बोलते हैं, गोवर साइन बोलते हैं। समटाइम डायरेक्टली पूछा गया है ये क्वेश्चन कि गोवर साइन कौन सी डिजीज में देखा जाता है, तो ड्यूचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, इरिवर्सिबल डीजनरेशन है, सिर्फ सिम्टम ही हम ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनलार्ज हो गई मसल तो उसको नॉर्मल शेप में ले आए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डिमेंशिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज एन अफेक्टिव डिसऑर्डर? फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया। अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में पूछा जा रहा है, डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन है, सभी को आंसर पता है इसका। अफेक्टिव डिसऑर्डर, जहां भी अफेक्टिव वर्ड आ जाए मीन समझ जाना बात हो रही है इमोशन की। शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म इमोशंस जो होते हैं उसको हम बोलते हैं अफेक्ट, और लॉन्ग टर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं मूड। यहाँ पे इतना हमें अफेक्टिव वर्ड आ गया, यानी कि इमोशंस की बात हो रही है। चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जहां पे इमोशंस दिखेंगे हमें, कौन सा है? बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर मेनली दो चीजें देखने को मिलेगी, दो पोल्स हो गए, एक हो गया मेनिया और एक हो गया डिप्रेशन। अब मेनिया भी कौन सा देखने को मिलेगा? माइल्ड टू मॉडरेट, और डिप्रेशन देखने को मिलेगा सीवियर। दो पोल्स देखने को मिलते हैं। मेनली आपने ये पेशेंट देखा होगा समटाइम कि कोई पेशेंट है वो बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत है, कहीं बैठता नहीं है, कभी ये कर दूं कभी वो कर दूं, और सडनली आप देखना वो एकदम म्यूट होके बैठ जाएगा। यानी अलग अलग टाइम पे उसको दो ट्रिगर फैक्टर काम करेंगे उसके अंदर, एक जो कि उसको हाईएस्ट एक्टिविटी कराएगा, दूसरा लोवेस्ट कराएगा। मान लो हमें कोई असाइनमेंट मिला है,
हम पहले तो बहुत क्रेजी रहते हैं और डेट ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे ही डेट वापस आती है और हमारा अगर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम शांत हो जाएंगे, थोड़ा डिप्रेसिव फील करेंगे। तो यही चीज है कि एक साथ दो पोल देखने को मिलते हैं, मेनिया एंड डिप्रेशन, बाइपोलर हो गया। अनदर ऑप्शंस को भी हम डील करते हैं। फर्स्ट है फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, फोबिया एंड एंजाइटी। फोबिया क्या होता है? फोबिया का मतलब रैशनली फियर पर्टिकुलर थिंग्स है। एंड सेकेंड है एंजाइटी। एंजाइटी पता ही है, बॉडी स्ट्रेस की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करके सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। स्वेटिंग, डिस्निया, हाइपरवेंटिलेशन। सो यही क्वेश्चन पूछ रहा है फोबिया प्लस एंजाइटी। पेशेंट को फोबिया भी हो रहा है और एंजाइटी भी हो रही है। एक ऑप्शन, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन है जिसको हाइट से डर लगता है और हमने जाके उसको कई कितनी भी हाइट से उसको डर लग रहा है, हमने जाके उसको खिड़की पे खड़ा कर दिया, खिड़की के ऊपर। तो उसको डर लग रहा है क्योंकि उसको है फोबिया हाइट से। वो डर भी रहा है और डर के रिस्पॉन्स में वो एंशियस भी हो रहा है। वहां खिड़की पे खड़ा करने के बाद वो एक डर है उसको और एक वो एंशियस भी हो रहा है। एंशियसनेस कैसे दिखेगी? पूरा उसके बॉडी में हमें प्रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगी, घबराहट देखने को मिलेगी, हाइपर वेंटिलेट होगा और बोलेगा कि मुझे नीचे उतार दो, नीचे उतार दो, डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, ये सब। सो फोबिया के साथ साथ उस कंडीशन पे जब हम उसको एक्सपोज कराते तब उसके अंदर एंशियस सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर। थर्ड है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। आपको पता ही है, प्रीवियस क्लास में भी डील किया था हमने। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का मतलब होता है सिम्टम प्रेजेंट होना लेकिन उसका कोई भी ऑर्गेनिक बेस नहीं होता है। पेशेंट बोलेगा कि मेरे अंदर ये सिम्टम प्रेजेंट है लेकिन उसका कोई भी ऑर्गेनिक बेस नहीं होता है, उसको बोलेंगे हम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। इसके लिए हमने एक मूवी भी बोली थी मैंने, पटाखा, उसको आप देखना। उसके अंदर एक बहन होती है, वो अपनी एंजाइटी से बचने के लिए वो ये मान लेती है कि वो अंधी हो गई, उसे कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन वो जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसकी प्यूपिल्स नॉर्मल रिएक्टिव होती है, उसके सारे टेस्ट नॉर्मल फाइंड आउट होते हैं जो कि एक नॉर्मल बंदा जैसे देख सकता है। लेकिन उसके वो अंदर से एक एंजाइटी से बचने के लिए वो ये बता देती है कि मैं अंधी हूं, मुझे दिख नहीं रहा है। आप उसके बीच में टेबल ला के रखो, कुर्सी ला के रखो, अगर अंधी है तो वो उससे टकराएगी नहीं, लेकिन वो इजीली क्रॉस करके जितने भी बीच में उसको रोकने वाली चीजें होती है उनको इजीली मूव करके वो चल जाती है। लेकिन उसकी साइकोलॉजी के अनुसार उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सो यही है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सिम्टम पेशेंट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं लेकिन उसका कोई भी ऑर्गेनिक बेसिस नहीं होता है। सिजोफ्रेनिया साइकेट्रिक का सबसे बड़ा डिसऑर्डर, जिसके अंदर थॉट, इमोशन, कॉग्निशन सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम सिजोफ्रेनिया। कुछ टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया वो उसका प्रोग्नोसिस है, कुछ का नहीं है। जब हम सिजोफ्रेनिया को डिस्क्राइबली डील करेंगे तब मैं बताऊंगी सिजोफ्रेनिया होता क्या है। बट अभी इतना ही याद रखो कि सबसे बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है साइकेट्रिक का। जितने भी साइकेट्रिक के सिम्टम्स हम देखते हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी देखते हैं, वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट हो जाती है। थॉट भी डिस्टर्ब हो रहा है, इमोशन भी डिस्टर्ब हो रहा है, कॉग्निशन भी डिस्टर्ब हो रहा है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाइपोलर डिसऑर्डर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फियर ऑफ डेथ? ऑप्शन ए थेनेटोफोबिया, ऑप्शन बी क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन सी एक्रोफोबिया, ऑप्शन डी गेमोफोबिया। डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन है। फियर ऑफ डेथ रैशनली
फियर है पर्सन को वो भी किससे, डेथ से। बात हो रही है यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है वो है फोबिया के ऑप्शन। रैशनली यानी कोई रैशनल है पेशेंट के पास जिससे उसको डर लग रहा है। सो फियर ऑफ डेथ बोला जाता है, बोलेंगे थैनेटोफोबिया। सभी को फियर होता है डेथ से, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ही डर लगता है कि यार मैं मर जाऊंगा। उनको छोटी छोटी चीजों से डर लगता है। पंखा चल रहा है, पंखा मेरे ऊपर गिर जाएगा, मैं अगर पलंग पे सोया हूं अगर नीचे गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। यानी डेथ का फियर होना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सबको डर लगता है मरने से, लेकिन इन लोगों को एक्सेसिव ही डर लगता है। सो इसका डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी है थैनेटोफोबिया। राइट आंसर भी थैनेटोफोबिया है। अनदर फोबिया की बात करते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मेनली ये होता है क्लोज स्पेस से। इसके अंदर जो पर्सन होता है वो किसी भी क्लोज स्पेस पे रह नहीं पाता है। आपने एमआरआई वाले पेशेंट को देखा होगा, जिनकी हम सबसे पहले पूछते हैं कि आपको डर तो नहीं लगता है मशीन में जाने से। कुछ कुछ लोगों को क्लोज स्पेस से इतना प्रॉब्लम होता है कि वो एंशियस होने लग जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। इसलिए कभी भी आप देखना, अगर आप हॉस्पिटल गए हो, अगर आपकी एमआरआई हो रही है, तो आपको पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपको क्लोज स्पेस से डर तो नहीं लगता है। क्लोज स्पेस से डर लगना ही क्लस्ट्रोफोबिया है। मेनली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लिफ्ट में जाने से डर लगता है, अकेले रहने से डर लगता है, बस क्लोज स्पेस नहीं होना चाहिए। सो क्लोज स्पेस से डरना क्लस्ट्रोफोबिया है। अभी हमने एक मूवी देखी थी, अभी रिलीज हुई है, जो सितारे जमी पे, जिसके अंदर आमिर खान को क्लस्ट्रोफोबिया होता है, वो लिफ्ट में जाने से डरता है। वही क्लोज स्पेस में जाने से डरना, उसको बोलेंगे हम क्लस्ट्रोफोबिया। थर्ड आता है एक्रोफोबिया, वही सबसे बड़ा हाइट का फियर। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, अगर किसी को खिड़की पे खड़ा कर दे तो वो वैसे ही डरने लग जाएगा कि अरे नीचे गिर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरा स्टिमुलेट, क्योंकि हाइट से डर लगता है। गेमोफोबिया, ये तो मोस्ट कॉमन चल रहा है आज की जनरेशन में। फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज। इसके अंदर जो पर्सन है उसको शादी से डर लगता है। वो किसी जैसे कि कोई पर्सन है, उसका रिलेशनशिप है, 10 ईयर का रिलेशनशिप है और बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब उसका पार्टनर बोलेगा कि चलो यार मैरिज कर लेते हैं, तब वो इतना एंशियस हो जाएगा, वो मना करने लग जाएगा कि यार शादी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। इवन वो इतना एंशियस हो जाएगा कि उसके पार्टनर के बार बार फोर्स करने पे वो अपना 10 साल का रिलेशनशिप भी तोड़ देता है। ये मोस्ट कॉमन आज की जनरेशन में गेमोफोबिया देखने को मिल रहा है। मैरिज से फियर है, साथ में रहना है, लिव इन में रहना है, सब कुछ करना है, लेकिन शादी नहीं करनी है। सो ये होता है गेमोफोबिया। याद रख लेना, क्योंकि आज की जनरेशन को देख के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं गेमोफोबिया क्या है। फियर ऑफ मैरिज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एक्सेप्ट। इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन है वो मोटिवेशन की थ्योरी है, एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, बी हल्स थ्योरी, सी साइको एनालिटिकल थ्योरी, डी स्टनबर्ग ट्रेयार्की थ्योरी। आंसर बताइए। अब आंसर बताने से पहले पता तो होना चाहिए कि चारों चीजें होती क्या है, चारों थ्योरी होती क्या है, तब तो हम आंसर बता सकते हैं। सो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, थोड़ा सा दिमाग लगाए, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये थ्योरी जो दी थी वो दी थी इडवॉल्ड एंड रिचर्ड ने। इस थ्योरी के अनुसार इंटरनल मोटिवेशन एंड पर्सनल ग्रोथ होती है।
देखे कैसे। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, इंटरनल मोटिवेशन, सेल्फ ग्रोथ। तीन कंपोनेंट होते हैं, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस। ऑटोनॉमी का मतलब हमें पता ही है, सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजन। जैसे एक चाइल्ड है, वो स्टडी करता है साइंस, सबसे ज्यादा साइंस पढ़ता है। वो इसलिए नहीं पढ़ रहा है साइंस कि उसको उसके मम्मी पापा से डर लग रहा है कि फेल हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट है, उसका सेल्फ डिसीजन है साइंस पढ़ना। सो ये उसकी ऑटोनॉमी हुई। जैसे कि हमने बायो लिया तो ये हमारा सेल्फ डिसीजन था कि हम बायो लेंगे एंड आगे कुछ अच्छा मेडिकल फील्ड में करेंगे, ये हमने किसी के प्रेशर में आके नहीं करा है। तो ऑटोनॉमी का मतलब यही होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना, जिससे कि पर्सनल ग्रोथ हो सके। साइंस अच्छी पढ़ेगा तो मेडिकल फील्ड में जाएगा, जिससे कि पूरी लाइफ स्टेबल होगी, जॉब स्टेबिलिटी होगी। सो ऑटोनॉमी का मतलब यही होता है, खुद के लिए डिसीजन लेना, ना कि मम्मी पापा के लिए कि मम्मी पापा के डर से पढ़ने बैठ रहा हूं, नहीं, सेल्फ डिसीजन। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है क्षमता, अपनी क्षमता को यूज करना। जैसे कि मैं हूं, मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है, तो मैं एक बार बजाऊंगी, फिर मुझे लगेगा कि नहीं यार कुछ तो कमी रह गई है, दूसरी बार फिर से बजाऊंगी, देन एनालिसिस करूंगी पहले वाले से इस वाले में कितना बेनिफिट हुआ है। यानी किसी एक चीज को करना, लेकिन उसके अंदर पूरी मास्टरी कर लेना। जैसे कि हमने बायोलॉजी पढ़ी, तो हम पेपर दिया हमने, जैसे हाफ ईयरली पेपर दिया, मार्क्स कितने आए, तो हमने एनालिसिस किया कि किस क्वेश्चन को मैंने कैसे डिस्क्राइब किया तो मेरे इतने मार्क्स कटे। तो यही हम ईयरली एग्जाम में नहीं करेंगे, हमने जो भी हमारी कॉम्पिटेंसी है उसको बढ़ाया, जिससे कि हमारी पर्सनल ग्रोथ हो सके। पहले 70 नंबर आ रहे थे, अब और नए तरीके से मैनेज किया कि कैसे आंसर लिखना है, कैसे डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है, 10 नंबर और बढ़े। यानी कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ हो रही है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो वो हो गया कॉम्पिटेंस। रिलेटेडनेस, रिलेटेडनेस का मतलब होता है रिलेशनशिप। कोई एम्प्लॉय है, जैसे हम ही हैं, हम कहीं जॉब कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे तरीके से जॉब कर रहे हैं 100% डेडिकेशन के साथ। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है, हमारे जो कलीग है, उसको हमने फैमिली मान लिया है कि यार यही मेरी फैमिली है, इसलिए हम अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इन चीजों से क्या होगा, सेल्फ ग्रोथ। कलीग फैमिली मान के हम अच्छा काम करेंगे तो हमें हर तरफ से तारीफें मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। सो सेल्फ डिटर्मिनेशन मेनली इडवर्ड और रॉबर्ट ने दी थी, जिसके अंदर ये भी इंटरनल मोटिवेशन है, जिससे कि सेल्फ ग्रोथ होती है। ऑप्शन में हमें यही पूछा है कि मोटिवेशन की थ्योरी कौन सी नहीं है, तो ये तो है, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी राइट आंसर है। सेकेंड है हल्स थ्योरी। हल्स थ्योरी जो है वो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है। इसके अंदर बायोलॉजिकल नीड को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन आता है। बायोलॉजिकल नीड को कंप्लीट करने के लिए कैसा मोटिवेशन, इसको हमने, इसने ड्राइव, नाम ही है ड्राइव। बिहेवियर, ड्राइव रिडक्शन, इक्विलिब्रियम। सो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो हल्स ने दी थी वो बायोलॉजिकल नीड को कंप्लीट करने के लिए है। इसके लिए 4 कंपोनेंट पे उसने बात की थी, हम भी इसी को एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे। जैसे कि हमारी ड्राइव है, हमें अर्ज हुई वाटर की, हमें लग रहा है कि हम थ्रस्टी हैं। बिहेवियर क्या होगा हमारा, किचन में जाना। ड्राइव रिडक्शन का मतलब
किचन में जाया गए, वाटर ड्रिंक कर लिया, पानी पी लिया, तो हमारी क्या हो गई, ड्राइव रिडक्शन हो गई और हमारी बॉडी में क्या आ गया, बैलेंस. सो ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये जितना भी हमारी बायोलॉजिकल नीड है उसको फुलफिल करने के लिए जो मोटिवेशन आता है उसको हम ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहते हैं. यहाँ पे बता रखा है अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हुआ, थ्रस्टी है हम, किसकी जरूरत पड़ी, वाटर की. ड्राइव क्या हुई हमारी, थ्रस्ट. जाएंगे राइट, रिडक्शन बिहेवियर क्या हुआ, ड्रिंकिंग कर ली किचन में जाके और वापस क्या आ गया, इक्विलिब्रियम. यानी कि अनबैलेंस इक्विलिब्रियम का बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम में चेंज हो जाना, उसको बोलेंगे हम ड्राइव रिडक्शन थ्योरी. बायोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो रही है और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, मोटिवेशन. ये भी मोटिवेशन की थ्योरी है क्योंकि इससे हमें बायोलॉजिकल नीड हमारी कंप्लीट हो रही है. थर्ड आती है साइको एनालिटिक थ्योरी. सबको पता है साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी, सिगमंड फ्रूड. जिस जहाँ पे ये नाम आता है हमें ये लगता है यही आंसर है. सिगमंड फ्रूड ने दी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया था, ईड, ईगो, सुपर ईगो एंड कुछ माइंड के कंपोनेंट बताए थे जिसमें आ गया कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस. ईड, ईगो, सुपर ईगो साइको एनालिटिकल थ्योरी है एंड ये जो है वो माइंड की टोपोग्राफी है. सो साइको एनालिटिकल थ्योरी का मतलब ही होता है ईड, ईगो, सुपर ईगो. अब इसमें मोटिवेशन को लेके बात हुई है सुपर ईगो. सुपर ईगो ही मोटिवेट करता है ईड और ईगो के बीच के बैलेंस को बनाने के लिए. लेकिन साइको एनालिटिकल थोड़ी सी अदर साइकेट्रिक के अकॉर्डिंग साइको एनालिटिकल थ्योरी जो सिगमंड फ्रूड ने दी थी मोटिवेशन के लिए, वो हमेशा यानी कि एक डिबेट का क्वेश्चन है क्योंकि साइको एनालिटिकल थ्योरी जो सिगमंड फ्रूड ने दी थी मोटिवेशन के रिगार्डिंग, उन्होंने मेनली मोटिवेशन के रिगार्डिंग दो टॉपिक पे बात करी. एक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जिसको हम इंटीमेसी बोलेंगे एंड सेकेंड उन्होंने बात की अग्रेशन पे. उनके अकॉर्डिंग दोनों चीजों में मोटिवेशन की नीड होती है, जिसको कई साइंटिस्ट ने रिजेक्ट किया और ये हमेशा एक डिबेट का क्वेश्चन बनी है. लेकिन फिर भी हम इसको मोटिवेशन में इंक्लूड करते हैं क्योंकि यहाँ बात हो रही है सुपर ईगो की. हमने पहले भी एग्जांपल देखा था, जैसे एक बॉयफ्रेंड है, उसको ईड आता है कि उसको उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना चाहिए. रियलिटी चेक, ईगो बोलता है कि मिलने चला जा, ईड बोल रहा है और ईगो भी बोल रहा है एंड सुपर ईगो इन दोनों में बैलेंस करने का काम करेगा. सो बात यहाँ पे जब भी हम सुपर ईगो की करते हैं तो ये एक पार्ट है मोटिवेशन का. सो ये भी मोटिवेशन की एक थ्योरी हुई. लास्ट ऑप्शन है इसका स्टर्नबर्ग ट्राई की थ्योरी. अब पता चल गया है जब तीनों ऑप्शन सही है तो लास्ट वाला ऑप्शन तो अपने आप ही रॉन्ग हो गया, तो राइट आंसर ये है. अब बात करते हैं स्टर्नबर्ग ट्रायर की थ्योरी की. ये थ्योरी होती क्या है, थ्योरी के अंदर तीन अप्रोचेस है, एनालिटिक, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल. एनालिटिक एनालिसिस जिसको हम बोलेंगे बुक स्मार्ट. सेकेंड है क्रिएटिव एंड थर्ड है प्रैक्टिकल. बुक स्मार्ट का मतलब सबको ही पता है, बुक स्मार्ट का मतलब क्या होता है, जो जितने भी बुकिश जो है उसको सॉल्व आउट करना, मेनली मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना. बुकिश स्मार्ट, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कोई साइंस है फिजिक्स का इक्वेशन सॉल्व कर दिया. तो ये जितने भी बुक के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम बुक स्मार्ट बोलते हैं, वो सारा आता है एनालिटिक इंटेलिजेंस. सेकेंड आता है क्रिएटिव, आइडिया स्मार्ट. आइडिया स्मार्ट का मतलब न्यू प्रॉब्लम है और हमने उसका अच्छा सा सॉल्यूशन निकाल दिया. न्यू प्रॉब्लम
का अच्छा सॉल्यूशन निकालना, यानी कि क्रिएटिविटी। ये पहले से किसी ने नहीं किया है, हमने खुद ने पर्सनली हमने किसी चीज का सॉल्यूशन निकाला है, उसको हम बोलेंगे आइडिया स्मार्ट। थर्ड है प्रैक्टिकल स्मार्ट, जिसको हम बोलेंगे प्रैक्टिकल स्मार्ट, इसको बोलेंगे हम स्ट्रीट स्मार्ट। तीन कंपोनेंट है, और ये मेनली जो स्टर्नबर्ग ने थ्योरी दी थी, ये मोटिवेशन की थ्योरी नहीं है। कहीं भी आपको मोटिवेशन दिख रहा है इसमें? मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना एनालिटिकल अप्रोच है। क्रिएटिव, हम लिखने, कोई राइटर है, जैसे कि वो लिखने बैठा था, किसी एक लव स्टोरी के बारे में लिख रहा है, लेकिन उसका क्रिएटिव माइंड सेटअप हुआ एंड उसने लव स्टोरी की जगह लिख दी थ्रिलर, हॉरर प्लस रोमांस वाली स्टोरी। तो वो उसका क्रिएटिव माइंड है, वो उसने ही न्यू प्रॉब्लम लिखी एंड न्यू सॉल्यूशन निकाला। थर्ड होता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब होता है बार्गेनिंग। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, जैसे हम मार्केट गए, वहां पे जाके हमने सब्जी खरीदी, मान लो हमने अभी लीची ज्यादा आ रही है तो हमने लीची खरीदी। हमने पूछा भैया क्या भाव है, उसने बोला 250 ग्राम के लूंगा 100 रुपए। और हमने बोला नहीं नहीं भैया 100 रुपए तो आप ज्यादा बोल रहे हो, मुझे देख के भाव लगा रहे हो क्या, 100 तो नहीं दूंगी, आपको देना पड़ेगा मुझे 80 में। या फिर मेरे जैसा होगा तो बोलेगा नहीं 50 में दे दो भैया, ऐसे नहीं चलेगा। तो हमने हमारी बार्गेनिंग स्किल करी। हम या तो लास्ट में क्या बोलेंगे, भैया 50 में दे रहे हो तो दे दो वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। अगर हमारी बार्गेनिंग स्किल सक्सेसफुल हुई तो हमें 50 में मिल जाएगा, देन जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो नेक्स्ट लेवल का मिलता है। अगर यही मैं 100 रुपए में खरीद के ले आई तो घर जाके मम्मी से डांट पिटेगी, मैंने अपना ब्रेन ही यूज नहीं करा, इंटेलिजेंस ही यूज नहीं करी। सो मेनली जो स्टर्नबर्ग ने थ्योरी दी थी वो थी ये थ्योरी इंटेलिजेंस, सॉरी गाइस, मेनली काम करती है कॉग्निशन एंड इंटेलिजेंसी पे। सो तीनों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, स्टर्नबर्ग ट्रेयर की थ्योरी। तीन कंपोनेंट है, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव। सो बेसिकली ये किसी भी तरह का मोटिवेशन थ्योरी नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ गया स्टर्नबर्ग ट्रेयर की थ्योरी। सो आज के लिए हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करे हैं। सो ऐसे ही फ्री क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज एंड फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट पे जाके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, NCRACK100 प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड प्रॉपर गाइडेंस के लिए हमारी मेंटरशिप लीजिए जो कि है बिल्कुल फ्री। सो अपने जितने भी फेलो एस्पिरेंट्स है उनसे शेयर कीजिए ये इस लिंक को, NCRACK को, एंड प्लीज लाइक शेयर to the NCRACK. Thank you and wish you all the best.